चलिए साहब, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 64वीं बीपीएससी का है, 66वीं और 65वीं दोनों हम लोग डाल चुके हैं। ये जो 64वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था वो 16 दिसंबर 2018 को हुआ था। 16 दिसंबर 2018 को हुआ था। वहाँ का ये सवाल है साहब, हमको देखना है इसका पहला सवाल, जो यहाँ का पहला सवाल है इसको देखना है साहब। इसका जो पहला सवाल ये है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण निर्माण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। मतलब भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण जो है साहब, ये जो कहा जाता है गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ होता है मृत्यु। तो ये कहना चाह रहा है ये कि भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उसके बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, ये बातें ये कहना चाह रहा है। ठीक है साहब, तो ऑप्शन आपका है राजगिरी में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो आंसर क्या हो जाएगा साहब? आंसर इसका हो जाएगा राजगिरी। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को जवाब भी देना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजगिरी। अब इसे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा कि महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इसमें यह है कि पहली जो बौद्ध संगीति, देखिएगा बौद्ध संगीति होता क्या है कि कोई भी धर्म होता है ना, उस धर्म में जो त्रुटि होती है उसको दूर करने के लिए जो सम्मेलन हुआ करता है उसी प्रकार के सम्मेलन को बौद्ध धर्म में संगीति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगीति बोला जाता है। किसी धर्म के त्रुटि को दूर करने के लिए जो बैठक होती है, उसी प्रकार की जो बैठक, उसी प्रकार का जो सम्मेलन बौद्ध धर्म में हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोल देते? संगीति बोलते थे। तो अब देखिएगा साहब, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। और उस समय जो था शासक था वो कौन था? मगध का अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था साहब। ये अजातशत्रु उस समय मगध का शासक हुआ करता था और उस समय मगध की जो राजधानी थी वो भी राजगिरी हुआ करती थी। ठीक है साहब, तो याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व महाकश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और राजगिरी में जो हुआ था तो उस समय राजगिरी जो था वो मगध का क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखना है। और अजातशत्रु जो था ये साहब हर्यंक वंश से था। किस वंश का था? हर्यंक वंश का था। ये बिंबिसार का पुत्र था साहब। ये जो था साहब अजातशत्रु, ये बिंबिसार का पुत्र था, क्योंकि बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक था। क्लियर है साहब? उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा साहब, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ साहब वो 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 वर्ष के बाद ये हुआ था। और ये कहाँ हुआ था साहब? वैशाली में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? शवाकामी की अध्यक्षता में हुआ था। और उस समय जो शासक था कौन था साहब? कालाशोक था। कौन था साहब? कालाशोक था। और उसके बाद देखिएगा कि तीसरी बौद्ध संगीति जो हुआ साहब वो जो हुआ 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र। किसके अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। और अशोक जो था साहब ये मौर्य काल से संबंधित है। अशोक जो है साहब किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो था साहब ये 1 ईसा में हुआ था। कब हुआ था? 1 ईस्वी में। 1 ईस्वी में हुआ था साहब। ठीक है, और उस समय जो था हुआ था कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कई बार सवाल ये पूछा जाएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन में हुआ था वो वर्तमान में कहाँ है? तो याद रखना है कहाँ साहब? कश्मीर में अवस्थित है साहब, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और इसमें जो अध्यक्षता किए थे वो कौन थे? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था साहब। और उस समय जो शासक था वो कौन था साहब? कनिष्क। कौन था साहब? कनिष्क शासक था। कनिष्क, क्या नाम याद रखना है? शासक जो था साहब कनिष्क शासक था। और ये किस वंश का था साहब? ये कुषाण वंश का था। किस वंश का था? कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। ठीक है साहब, इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और कनिष्क के शासन काल में ही सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था। जबकि सबसे पहली बार जो कुषाण वंश में जो सिक्का जारी किया था सोने का वो कुजलू कडफिसस किया था। कौन किया था? कुजलू कडफिसस किया था। इस पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा साहब प्रथम संगीति के समय ही
आनंद ने सूत पीटक तथा कपाली ने विनय पीटक का पाठ किया था। मतलब जब प्रथम संगीति हुई थी तो देखिएगा कि बौद्ध धर्म में 3 पीटक है। पीटक मतलब ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पुस्तकें हैं, ठीक है साहब। पीटक जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ पुस्तकें हैं और 3 पीटक हुआ करता है। 3 पीटक में देखिएगा कि विनय पीटक जो है सूत पीटक जो है इसका पाठ कौन किया था? आनंद किया था। और विनय पीटक का पाठ कौन किया था? कपाली किया था, ठीक है साहब। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा कि ये तीनों पीटक जो है, इस तीनों पीटक का क्या महत्व है या क्या इसमें दिया गया है, इस बात को समझेंगे तो देखिएगा कि विनय पीटक में साहब बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। यानी विनय पीटक में जो है कि बौद्ध धर्म का जो नियम है, क्योंकि हर धर्म का कुछ ना कुछ नियम कानून होता है, तो बौद्ध धर्म का जो नियम कानून है वो बौद्ध धर्म के किस पुस्तक में है? तो विनय पीटक में है साहब। इस पॉइंट को याद रखेंगे। फिर देखिएगा अगला है आपका सूत पीटक। कौन सा है? सूत पीटक। इसमें धार्मिक वचनों का संग्रह, जो भी धार्मिक उपदेश हुआ करता था, जो भी धार्मिक प्रवचन हुआ करता था, वचन हुआ करता था बुद्ध के द्वारा दिया गया, वो सारों का जो संग्रह किया गया है, जमा किया गया है, वो किस में किया गया है? सूत पीटक में किया गया है। क्लियर है साहब? उसके बाद अगला है साहब अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटक में साहब बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? बौद्ध दर्शन का वर्णन किया गया है। समझ में आ गया बात कि 3 पीटक, एक पीटक कौन सा? विनय पीटक, एक कौन सा? सूत पीटक, एक कौन सा आपका? अभिधम्म पीटक। क्लियर है साहब? और कुछ फैक्ट है, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग कि बात आई बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में देखिएगा साहब कि गृह त्याग, मतलब गौतम बुद्ध जो घर त्याग दिए थे, तो घर त्यागने की जो प्रक्रिया थी वह बौद्ध धर्म में जो कहलाता है महाभिष निष्कर्मण कहलाता है। मतलब बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना जो है वो क्या कहलाता है? महाभि निष्कर्मण, ठीक है साहब। और प्रथम उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध, कहाँ दिए थे? ये प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। और गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो क्या याद रखेंगे? सारनाथ में। और पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था साहब? तो सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में साहब। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। जबकि पहली बार जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे साहब? सारनाथ में दिए थे। इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उनको जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ना गड़बड़ लिखा गया। महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। सवाल में ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको। उसके बाद देखिएगा कि गौतम देखिए याद रखना है कि गौतम बुद्ध जो घर गिरी छोड़ा उसको कहा जाता है महाभि निष्कर्मण। जो पहला उपदेश दिए उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो मृत्यु होती है उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ऐसे में बात। और देखिएगा कि जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध का 463 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था साहब। और कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और जब इनकी मृत्यु हुई थी उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था साहब। इतना बात को हम लोगों को ध्यान में रखना। क्लियर है साहब? तो देखिए साहब, एक सवाल से कितने सवाल अभी और तैयार हो सकता था, लेकिन अगर उतना डालते तो एक सेट भी पूरा नहीं हो पाता। इसी वजह से इतना कम से कम फैक्ट डाल देते हैं कि ताकि आप अगर इतना भी करके जाइएगा तो बहुत सारे सवाल आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए साहब, नेक्स्ट देखिएगा साहब, अगला सवाल है हम लोगों का एक सवाल लगता है मिस हुआ है। ठीक है, एक सवाल मिस हुआ है। अच्छा ठीक है, उसको देख लेंगे। एक सवाल पीडीएफ में छोड़ा हुआ है क्या? हाँ, इसमें छूटा हुआ है, लग रहा है ऐसा ही। एक सवाल छूटा हुआ है।
हाँ हाँ वो सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है साहब, इसी वजह से। कौन सा PDF है आपके पास? 64वीं वाला है क्या? बुक है नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। तो हो सकता है कि क्योंकि वो हो सकता है लास्ट में दिया गया होगा कि बिहार, अगला है सवाल हम लोगों का कि बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो बताइएगा कब बना था साहब? 1912 ईस्वी में। कब बना था? 1912 ईस्वी में। क्योंकि आपको पता है कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और बंगाल विभाजन की जब घोषणा की गई साहब, तो आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसको औपचारिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। इसको लागू भी कर दिया गया था, लेकिन इसके कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया, बहुत सारे आंदोलन शुरू हो गया, तो बीच में स्थगित कर दिया गया था बंगाल विभाजन को। लेकिन अंततः जो है सो 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग जो है सो राज्य बना दिया गया साहब, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1912। चलिए, इससे जुड़ा हुआ कुछ और फैक्ट अगर हो तो हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा कि बिहार 1912 ईस्वी में क्या बना है? स्वतंत्र प्रदेश बना। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। मतलब बंगाल विभाजन जो हुआ, हम बताए थे अभी कि कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, और ये लागू जो हो गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। जिसके बाद जब ब्रिटेन का सम्राट जो था, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, ये जब भारत आया था, भारत आने के कारण इनके स्वागत में जब दिल्ली दरबार लगा था, तो दिल्ली दरबार के समय 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम क्या था कि बंगाल विभाजन को क्या कर दिया साहब? रद्द कर दिया। आए समझ में? और बाद में जाकर के फिर 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार को फिर से अलग करके नया राज्य के रूप में गठन कर दिया। आ रहा समझ बात? तो बिहार का विभाजन कब हो गया? 22 मार्च 1912 ईस्वी को, ठीक है साहब। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में ओडिशा का क्या हो गया? बिहार से विभाजन हो गया साहब। बिहार से जो ओडिशा है ये कब अलग हो गया? 1 अप्रैल 1936 को। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 46% भूमि के साथ झारखंड क्या हो गया? अलग राज्य बन गया। 46% भूमि के साथ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग बन गया। और बिहार को अलग प्रांत बनाने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण का प्रमुख योगदान था। क्योंकि बंगाल विभाजन जब हुआ था तो बाकी जो भी राष्ट्रवादी नेता थे ये बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दो व्यक्ति ऐसे थे जो बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहे थे और बिहार को अलग प्रांत बनाने का ये समर्थक थे। आए समझ बात? तो इस बात को ध्यान में रखना है कि क्योंकि अपवाद वाला बात है कि सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे बंगाल विभाजन का, जबकि ये क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। चलिए साहब, इतना पॉइंट्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हम लोगों का कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसलिए क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार एक बंगाल से अलग प्रांत बन गया था। उसके बाद देखिएगा साहब, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में भारत का जो है सो भारत में कौन सा स्थान आ गया है? 12वां। जनसंख्या कितना रह गया साहब? 10,40,952। 10 नहीं, हमको तो गड़बड़ बुझा रहा है। ठीक है चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को ही थी, इसको तो बता ही दिए थे हम लोगों को। और 16 अक्टूबर को क्या हुआ था साहब? ये लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था। और क्या कहते हैं उसके बाद देखिएगा साहब, अगला जो है 452 है ना? 452 वही, यहाँ पर 452 होता है, तो हमको लग रहा था गड़बड़ है।
452 है। और यहाँ से सवाल एग्जैक्टली डाल दिया जाता है, यहाँ पर सवाल जो है ना एग्जैक्टली डाल दिया जाता है साहब, 52 51 बीपीएससी इस तरह से सवाल डालता है। ठीक है, अब देखिएगा साहब कि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल दोनों में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ 1907, तो 1907 में जो घटनाएं हुई है उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो नरम दल था और गरम दल था दोनों में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। इस वजह से हो गया था क्योंकि सूरत अधिवेशन जब हो रहा था ना साहब, तो सूरत अधिवेशन में जो गरम दल का नेता था, जैसे कि मान लीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री वगैरह हो गए, समझ रहे, बिपिन चंद्र पाल वगैरह हो गए, तो ये सारे चाह रहे थे कि सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस का हो रहा था उस अधिवेशन में ना जो अध्यक्ष बने, वो अध्यक्ष जो बने वो बने क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन नरम दल के जो लोग थे वो चाह रहा था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने वो रास बिहारी घोष बने, समझ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो गया, दोनों में मनमुटाव हो गया। पहला कारण तो ये है। सेकेंड कारण क्या है कि राष्ट्रवादी चाहता था कि उग्र रूप से आंदोलन करें, ठीक है, लेकिन जो नरम दल के नेता था ये चाह रहा था क्या कि शांतिपूर्वक आंदोलन करें। आया समझ बात, क्लियर है साहब, कोई परेशानी इसमें नहीं ना? क्या हुआ, तबीयत गड़बड़ है क्या आपका? चलिए, तो सूरत अधिवेशन का जो अध्यक्षता अंततः किए कौन किए साहब, रास बिहारी घोष किए थे। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग चलाते हैं, अगला सवाल है हम लोगों का, चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रण दिया? बिल्कुल आसान सा सवाल, कौन सा हो जाएगा साहब? देखिए साहब क्या हो जाएगा इसका, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल हो जाएगा साहब। आपको पता है कि राजकुमार शुक्ल जो है सो ये कांग्रेस का जो 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें इनको एक सलाह दिए थे। जो प्रताप पत्रिका के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, वो इनको सलाह दिए थे कि आप जो है सो गांधी से मिलिए। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और आग्रह किए थे चंपारण आने के लिए। यही सारी बातें ना। चलिए, और जब गांधी जी आए थे तो आपको पता है कि 10 अप्रैल को ये जो रुके थे, किसके घर पर रुके थे, मजरुल हक के घर पर रुके थे पटना में, ये भी आपको पता होगा। तो कुछ और फैक्ट अगर होगा इससे तो हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा साहब, और पीछे चला गया, अच्छा 1 मिनट रुकिए ना। चलिए देखिएगा साहब कि 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी कहाँ पहुँच गए थे, पटना पहुँच गए थे। और ये कहाँ पर रुके थे, ये मजरुल हक के घर पर, मजरुल हक के घर पर रुके थे साहब। और वहाँ से फिर जो है सो ये निकल गए थे मोतिहारी के लिए। आपको पता है कि जो राजकुमार शुक्ल था, ये जो आमंत्रण दिए थे गांधी जी को, किस वजह से दिए थे, नील के जो खेती थे, मतलब नील का जो किसान था उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। और उन्हीं की जो है सो क्या कहते हैं जो समस्या थी दूर करने के लिए गांधी जी को आमंत्रण दिए थे। और गांधी जी को जो आमंत्रण दिए थे साहब, तो आपको पता होगा कि चंपारण में जो नील की खेती होती थी उसमें 2-3 तरह की जो है सो तरीके थे, व्यवस्थाएं थे, जिसमें आपको पता होगा कि सबसे पहला जो था आसामी बाढ़ व्यवस्था। आसामी बाढ़ व्यवस्था का हिस्सा ही क्या था, 3 कठिया व्यवस्था। आसामी बाढ़ व्यवस्था का हिस्सा था 3 कठिया व्यवस्था। इसके तहत जो है सो क्या करना पड़ता था कि किसानों को, रैयतों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था अनिवार्य रूप से, ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा अगला था साहब जीरात व्यवस्था, जिसमें क्या करता था कि नील्हे स्वयं रैयत से बैल हल लेकर के, उनकी जमीन लेकर के स्वयं कम मजदूरी पर क्या करता था, किसानों से नील की खेती करवाता था, ठीक है। ये था साहब आपका रैयत क्या कहते हैं, जीरात व्यवस्था। उसके बाद देखिएगा कि नील किसानों की स्थिति का जो वर्णन किया गया है दीन बंधु मित्र की किताबें कौन सी है, नील दर्पण में किया गया। तो सवाल आ सकता है और कई बार छपा है साहब ये, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि जो नील किसानों की स्थिति का जो वर्णन है वो नील दर्पण में किया गया है। और ये किताबें किनके द्वारा रचित हैं, ये पुस्तकें तो याद रखना है, दीन बंधु मित्र के द्वारा। क्लियर है साहब।
उसके बाद देखिएगा साहब, ये जो चंपारण आंदोलन था साहब, ये गांधी जी का भारत की धरती पर ये पहला सत्याग्रह था। समझ रहे, पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ से ये किए? चंपारण से किए। कई बार सवाल आ सकता है कि भारत की धरती पर गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया वो कहाँ किया गया साहब? चंपारण में किया गया। मतलब चंपारण जो था ये गांधी जी का प्रयोगशाला था, जो बिल्कुल क्या हो गया था? सफल हो गया था। चलिए साहब, इसीलिए करके गांधी की जो कर्म भूमि है वो जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चंपारण को कहा जाता है। अगला देखिएगा साहब, राजकुमार शुक्ल ने इन्हें बुलावा दिया था। तो ध्यान में रखना है कि राजकुमार शुक्ल चंपारण के भरहवा गांव के किसान नेता थे। राजकुमार शुक्ल चंपारण के भरहवा गांव के ये किसान नेता थे। और उसके बाद देखिएगा कि आपको पता होगा कि राजकुमार शुक्ल जो है ये 25 वर्ष तक एमन नामक अंग्रेज अधिकारी से क्या करते रहे? लड़ते रहे। और अंततः इनकी जब मृत्यु 20 मई 1929 को हो गई थी, तब ये जो एमन अधिकारी था, क्योंकि एमन अधिकारी को ना बड़ा जबरदस्त टक्कर ये देते थे, समझ रहे हैं, इसी वजह से जब इनकी मृत्यु हुई थी तो एमन जो था ना 300 रुपया इनके श्राद्ध के लिए भेजा था। और 300 रुपया तो भेजा ही, और उन्होंने एक कथन कहा था कि चंपारण में राजकुमार शुक्ल जो था अकेला मर्द था। ठीक है साहब, तो ये हो सकता है कि कथन कभी छप जाए सवाल में कि किसने कहा था कि राजकुमार शुक्ल चंपारण का एक अकेला मर्द था। याद रखना है, एमन नामक अंग्रेज अधिकारी का था। और देखिएगा कि चंपारण पर ही एक किताबें और है, सत्याग्रह इन चंपारण। ये किनके द्वारा लिखा गया है साहब? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है साहब? चलिए नेक्स्ट चले ना। चलिए अगला जो सवाल है हम लोगों का, चलिए देखिए आप लोग भी कुछ कुछ जवाब दिया करिए, ठीक है, जब सवाल किया जाएगा तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपको भी लगेगा कि जो बने हुए हैं, है कि नहीं? ऐसे आपको लगेगा कि ऐसे प्रवचन चल रहा है कि नहीं? चलिए नींद भी आ जाएगा ना, है कि नहीं? चलिए ऐसे ये नींद वाली जो बात बोले ना, अध्ययन करके बोले, हमको लग रहा था ऐसा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा साहब, बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी, इसका गठन कब हुआ साहब? इसका जो गठन हुआ था साहब, इसका गठन 1931 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को हुआ था। लेकिन औपचारिक स्थापना जो हुआ था 1934 को हुआ था। लेकिन इस सवाल के अनुसार आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। चलिए कुछ फैक्ट्स यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा साहब कि बिहार समाजवादी पार्टी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसका जो गठन हुआ था साहब 1931 ईस्वी में। और इसके गठन में सबसे प्रमुख योगदान जो था वो था जयप्रकाश नारायण और फूलन वर्मा का। और आप देखिए ये सवाल 64वीं में तो पूछा ही गया है, 67वीं का जो 8 मई का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था साहब। चलिए साहब, और इसका जो औपचारिक स्थापना की गई 1934 ईस्वी को। अब देखिएगा साहब, इसमें योगदान किनका किनका था? इनमें जो योगदान था साहब बिहार समाजवादी पार्टी में, गंगा शरण सिन्हा का, राम वृक्ष बेनीपुरी का, रामनंदन मिश्र का साहब। ठीक है साहब, इतना बात को ध्यान में रखना है कि कई बार बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन बिहार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। इस तरह से सवाल दे देगा तो नाम याद रखिएगा, तब तो आपको पता चलेगा। अगर नाम ही नहीं याद रखिएगा, पता ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे आप कर सकते हैं सवाल सही? चलिए, और जब ये बिहार समाजवादी पार्टी का गठन हुआ साहब, तो उसका जो सचिव बनाया गया था किसे? जयप्रकाश नारायण को। जबकि अध्यक्ष जो बनाया गया था वो आचार्य नरेंद्र देव को। यह भी याद रखना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था, जबकि सचिव जो बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। और इसके अन्य जो प्रमुख सदस्य थे वो थे साहब योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह। ठीक है साहब, ये बातें ध्यान में रखना है। और बात आई जयप्रकाश नारायण की, तो आपको पता होगा कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे साहब? जयप्रकाश नारायण दिए थे। और जो 1975 ईस्वी में 74 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उनके भी प्रणेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण ही थे। और आपको पता होगा कि इनके सम्मान में जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही पटना में जो हवाई अड्डा का नाम है वो क्या है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है साहब, इतना बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, क्या लग रहा है कि बीपीएससी ज़्यादा हार्ड सवाल पूछ रहा है क्या? बताइए। तो फिर इतना पढ़ के भी हम नहीं कर सकते क्या? अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ऐसा लग रहा है कि सिलेबस से बाहर है क्या?
जो हम लोग पढ़े हैं क्लास में, जो टॉपिक पढ़े होंगे, आपको लगता होगा कि सारे टॉपिक जो क्लास में, जो टॉपिक कभी नहीं पढ़े हैं वो अलग चीज़ें हैं, जो टॉपिक आप पढ़े होंगे तो आपको लगता होगा कि एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो नहीं बन रहा है। चलिए साहब अगला देखिएगा, अगला है साहब अगला है साहब, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो बिहार में मंत्रिमंडल बना था, उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मतलब मुख्यमंत्री कौन थे। सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा है, समझ रहे बस। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर जो होगा श्री कृष्ण सिंह। कौन होगा साहब, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। ठीक है साहब, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए साहब यहाँ से कुछ फैक्ट अगर हो तो देख लेते हैं हम लोग। चलिए साहब देखिएगा साहब, आपको क्या लग रहा है सवाल देख करके, ऐसा ये लग रहा है ना कि अगर एक सवाल करते हैं तो एक सवाल के साथ कितने फैक्ट्स हैं। अगर इतना भी करके चल जाते हैं 10 12 15 क्या कहते हैं सेट को, तो शायद आपका बेला पार पीटी में हो जाएगा। चलिए साहब अगला देखिएगा कि श्री कृष्ण सिंह, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया हुआ उनसे संबंधित चीज़ों को हम लोग रखे हैं। तो 20 जुलाई 1937 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस के द्वारा श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। जिस तरह से अभी बिहार सरकार का मंत्रिमंडल गठन होता है ना, उसी प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन किया गया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और उस समय मुख्यमंत्री को बोला जाता था प्रधानमंत्री। क्या बोला जाता था, प्रधानमंत्री। और उसके बाद ये तो 20 जुलाई 1937 को गठन किए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 में क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। मतलब पूरे भारत में जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, पूरे भारत में 1937 में जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो सारे राज्य में क्या कर दिया गया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण ये था, जिस प्रकार से 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों ने हमें आश्वासन दिया था कि अगर ये 1914 का युद्ध, प्रथम युद्ध जीत जाएंगे तो हम लोग आपको क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 1939 ईस्वी में फिर क्या किया था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो भारतीय को बिना पूछे हुए, भारतीय नेताओं को बिना पूछे हुए युद्ध में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। जिसके कारण कांग्रेस गुस्सा हो गया। कांग्रेस जब गुस्सा हो गया ना, तो विरोध में क्या कर दिया, वो पूरे भारत में जहां जहां कांग्रेस सरकार बना रही थी, वो सारे जगह वो क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उसी कड़ी में श्री कृष्ण सिंह भी जो है सो बिहार में क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। ऐसा समझे बात। चलिए साहब अगला पॉइंट है कि 1922-23 में जो गठित किसान सभा हुआ था, 1922-23 में जो किसान सभा का गठन बिहार में किया गया था, बिहार के मुंगेर में, उसका जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे साहब, श्री कृष्ण सिंह। कौन बनाए गए थे, श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। उसके बाद देखिए बात आई किसान सभा की, तो अगर उपाध्यक्ष ये बने तो अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में देखिएगा कि किसान सभा का जो गठन हुआ मुंगेर में शाह जुबैर की अध्यक्षता में। यानी पूछा जाएगा कि किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1922-23 में। कहाँ हुआ, मुंगेर में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, शाह जुबैर की अध्यक्षता में हुआ। और उपाध्यक्ष कौन बने थे, श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है साहब। और श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जानते हैं, बिहार केसरी के भी नाम से जाने जाते हैं। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चल रहा था 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चल रहा था, 1940 ईस्वी में। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बिहार से जो थे वो कौन थे साहब, श्री कृष्ण सिंह थे। इतना पॉइंट हम लोगों को श्री कृष्ण से ध्यान में रखना है। चलिए अगला है जयप्रकाश नारायण। ठीक है साहब, एकदम बिल्कुल श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, ये सारे जो है सो घूमते रहेंगे। राहुल संकीर्तन, क्या कहते हैं, शाहजानंद सरस्वती। कोई भी ऐसा बीपीएससी का एग्जाम नहीं है कि जहां से ये सवाल नहीं आएगा इन सबों से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसी वजह से पीटी, इसी वजह से देखिएगा कि बहुत बच्चा कम ही पढ़ करके पीटी निकाल लेता है। उसका रीजन होता है कि वो स्मार्ट स्टडी करता है। जितना आएगा ना उतने पढ़ना है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, समझ। नहीं तो होशियार व्यक्ति हाँ ज़्यादा होशियार बनिएगा तो फिर। चलिए अगला देखिएगा साहब, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ साहब 11 अक्टूबर
हाँ ठीक है, 1902 को हुआ था। कहाँ हुआ था साहब? सिताब देरा में हुआ था। और इन्हीं के जन्म अवसर पर आपको पता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस उसी दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस उसी दिन मनाया जाता है साहब, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है साहब, 11 अक्टूबर को। चलिए साहब, उनके जन्म दिवस जिस दिन है उसी दिन। उसके बाद देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण साहब दिवाली के दिन 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से अपने साथी रामानंदन मिश्रा, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल और एक व्यक्ति और थे गुलाब चंद्र के साथ क्या हो गए थे? भाग गए थे। और अभी आपको पता था कि बीपीएससी वाला में पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस दिन जो है सो हजारीबाग जेल से भाग गए थे। आया समझ में? तो याद रखना कौन सा? दिवाली के दिन ये भाग गए थे, ठीक है। और इनके साथ भागने वाले, कई बार सवाल ये पूछ देगा कि जयप्रकाश नारायण के साथ निम्नलिखित में से हजारीबाग के जेल से उनके कौन कौन से साथी भागे थे। आया समय बात? तो याद रखना है कौन कौन सा है? रामानंदन मिश्र, और कौन है? शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र सिंह और गुलाब चंद्र के साथ ये भागे थे साहब। और जब ये भाग गए तो भागने के बाद कहाँ चले गए थे? नेपाल। और नेपाल जब गए ना साहब तो नेपाल जाकर के ये जो है सो नेपाल जाकर के जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता गठन किया। क्या? किसका गठन किया? आजाद दस्ते का ये गठन किए, ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा साहब, असहयोग आंदोलन के समय 20 दिन जब बचे हुए थे, असहयोग आंदोलन के समय जब इनके एग्ज़ाम का 20 दिन बचा हुआ था, आईएससी का यानी इंटर के एग्ज़ाम का केवल जब 20 दिन बचा हुआ था, तब ये एग्ज़ाम छोड़ करके वो असहयोग आंदोलन में क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे साहब। आया समझ में? तो कई बार सवाल आएगा कि बिहार का वह कौन सा नेता था जिन्होंने अपनी आईएससी की 20 दिन बची हुई परीक्षाओं को छोड़ करके वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण, ठीक है साहब। चलिए अगला देखिएगा साहब, क्या हुआ? आपके घर में भी रहता तो पापा मम्मी लत्ती आ जाते नहीं, ये एग्जाम देगा कि तुम आंदोलन करेगा, है ना। चलिए साहब, चलिए उस समय देखिए साहब परिस्थिति ही ऐसी थी ना कि हर व्यक्ति, क्योंकि पिता भी शामिल हैं उस आंदोलन में तो उनके बच्चे क्यों नहीं शामिल होंगे। चलिए साहब, एक ऑप्शन में दिया हुआ था अनुग्रह नारायण सिंह, इसे याद रखिएगा साहब, बिहार विभूति और बड़े साहब के नाम से ये जाने जाते हैं। अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति और क्या कहा जाता है? बड़े साहब के नाम से जाना जाता है। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार में ये दूसरे सत्याग्रह। देखिएगा कि पहले सत्याग्रही कौन थे साहब? पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही कौन हो गए? अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है साहब। और 1937 में जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना था उसमें ये क्या थे साहब? वित्त मंत्री थे। आए समझ में याद? तो इतना बातों को हम लोग अनुग्रह नारायण से याद रखना है। चलिए साहब, पहले सत्याग्रही कौन थे साहब और दूसरे सत्याग्रही? चलिए ठीक है, होशियार हैं आप लोग। चलिए अगला देखिएगा साहब, अगला है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा सवाल किस प्रकार से पूछा, पूछने का तरीका। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अच्छा, नहीं चाह रहे थे, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। दूसरा है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था ना। रैयत की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोह या आंदोलन था। कौन सा सही होगा बताइए? आंसर क्या होगा साहब? ये कैसे होगा? देखिए दोनों जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं और ऑप्शन बी देख रहे हैं, दोनों में कुछ बेसिक अंतर है। आंसर क्या होगा बताइए? आंसर साहब ए ही हो जाएगा।
आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि अमान्य मूल्य की चर्चा ही क्या है, यहाँ पर तो रैयत तो बिल्कुल खेती करना ही नहीं चाहता था, ये चीज़ें तो इसी में समाहित हो गई, समझ रहे साहब, इस वजह से, ठीक है। इसी लेकर के देखिए पढ़े हुए रहिएगा और वो सवाल में आपको क्या करेगा, एक एक शब्द लेकर के बझाएगा। चलिए साहब, अब इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट साहब देख लेते हैं। नील की खेती के लिए 4 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू थी साहब। एक था आपका असामी बार व्यवस्था, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, असामी बार व्यवस्था है साहब। असामी बार व्यवस्था, इसमें पता ही है कि असामी बार व्यवस्था के तहत ही 3 कठिया व्यवस्था था, 3 कठिया व्यवस्था इसी के तहत था। और जिरात व्यवस्था में आपको बताए थे कि रैयत क्या करता था, किसानों के बैल हल और खेत को लेकर के कम मजदूरी में क्या करवाता था, वह अपने देखरेख में खेती करवाता था, है कि नहीं। इस तरह की व्यवस्थाएं थी आपको जिरात व्यवस्था। करतौली व्यवस्था क्या थी साहब, करतौली व्यवस्था क्या थी, इसके तहत क्या करता था कि किसानों की संपत्ति और किसानों का ज़मीन, समझ रहे, संपत्ति सारे चीज़ें, उसका घर, किसानों का घर, संपत्ति, उसकी ज़मीन सारे जब्त कर लेती थी जब तक वो लगान यानी टैक्स पूरा नहीं करता था, कर्ज को पूरा नहीं करता था। आए समझ में, इस तरह की व्यवस्थाएं थी साहब। और इसके साथ साथ देखिएगा कि नील की खेती, नील की खुश्की व्यवस्थाएं में क्या थी साहब, कि खुश्की व्यवस्थाओं में रैयत से अमान्य मूल्य, अमान्य मूल्य, रैयत को अमान्य मूल्य नील का दिया जाता था, मतलब पैसा नील की बहुत कम दिया जाता था इस व्यवस्था के तहत, ठीक है साहब। और क्या बोले, लेकिन ये देखिएगा कि स्पष्ट लिखा होगा कि ये चंपारण में साहब प्रचलित था ही नहीं, समझ रहे हैं, ये चंपारण में प्रचलित ही नहीं था, स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए साहब, अब देखिएगा साहब, नील की जड़ें लंबी होने के कारण भूमि क्या होती थी, बंजर हो जाती थी। हम बताए थे कि नील की जो जड़ें होती थी साहब, नील का जो पौधा होता था उसकी जड़ें लंबी होती थी, जिसके कारण ये पानी को अंदर तक क्या करती थी, अंदर तक की पानी को अवशोषित कर लेती थी। और अवशोषित करने के कारण इसका नीचे का जो जड़ होता था, ये जड़ तो नीचे वाला नीचे ही रह जाता था, ऊपर वाला केवल कट के बाहर आता था, क्योंकि जब भी जोताई होती थी तो इतना बाहर निकलेगा, ये अंदर ही रहता था। धीरे धीरे ये क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। एक तो अंदर की पानी अवशोषित हो गया, नमी खत्म हो गई, और सेकंड क्या हुआ साहब, इसकी जड़ें कट गई और जड़ें अंदर रह गई, जिसके कारण क्या हो गया, बंजर हो गया। आया समझ में बात। चलिए साहब, तो ये सारी चीजें इसमें था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साहब, चलिए कुंवर सिंह, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी, क्या होगा साहब, क्या होगा इसका आंसर, पटना होगा। ई कैसे हो जाएगा, पूछ रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, किस जगह शामिल हुए, ये सवाल पूछ रहा है, बताइए। आरा होगा साहब, आंसर इसका आरा हो जाएगा, आंसर इसका साहब आरा। हाँ, किस जगह शामिल हुए, तो आंसर इसका हो जाएगा साहब आरा। ऐसे भी हम कई बार बोल चुके हैं कि आरा से नेतृत्व किसने किया, जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया, भोजपुर से किसने किया, बिहार से किसने किया, तो सब में किस में मारना है। और जब आरा से कर रहे हैं तो इसका मतलब शामिल कहाँ हुए होंगे, आरा में हुए होंगे। चलिए साहब, ये चीजें हो गया साहब। हाँ हाँ, क्या बोले, देखिए आयोग इसका आंसर पटना माना है, लेकिन बुक में दिया होगा, लेकिन अब बताइए जो आंसर होगा तो हम लोग आंसर उसको करेंगे ना। आयोग अगर पटना माना है तो हम क्या करें उसमें, बताइए। आयोग अगर पटना किया, ऐसा होता है, बीपीएससी का ट्रेंड है, आप देखिएगा कि जब आंसर की वो देता है ना, तो फिर जब आंसर की देगा, आंसर की देने के बाद फिर बाद में चेंज करता है, समझ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो आंसर को चेंज भी कर देता है। और कई बार आयोग जो होता है ना, ज़्यादा पढ़ा लिखा जब आयोग में अध्यक्ष बन जाता है तो वो हठ धर्मी पर चलाता है, अपनी प्रतिष्ठा पर चलाता है। तो सही वो चीज़ कितबो आपको दिखा दीजिएगा ना उसको, तो वो फिर वो मानेगा नहीं, समझ रहे, इसी वजह से वो पटना मारा। चलिए चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब, कुछ फैक्ट जो है उनको हम लोग देख लेते हैं कि
80 वर्षीय कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे और ये बिहार के जगदीशपुर से क्या कर रहे थे, 1857 का नेतृत्व कर रहे थे। और 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में कहाँ से आंदोलन हुआ था, पटना से हुआ था। गया में 1857 का जो नेतृत्व कर रहा था हैदर अली, अहमद अली, गुलाम अली, फतेह सिंह और हुक्का सिंह सर रहे थे। ठीक है साहब। उसके बाद देखिए भागलपुर के गिद्धौर के जो राजा थे जयमंगल सिंह, इन्होंने अंग्रेज का क्या क्या था साहब, मदद कर दिया था। समझ रहे, ये हम लोग 1857 की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो ये जो था ना, ये मतलब धोखेबाज आदमी था, आदमी सही नहीं था ये। ठीक है, ये जयमंगल सिंह ये क्या कर दिया, अंग्रेजों का समर्थन कर दिया। समझ रहे, अगर देखिए कहता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, अगर मान लीजिए कि अंग्रेजों का भारतीय राजा अगर समर्थन नहीं करता तो हम लोग कभी अंग्रेज को लतिया जुतिया को भगा देते। समझ रहे बात को। लेकिन था क्या कि अपने ही घर में विभीषण बैठा हुआ है, तो क्या करिएगा, आए समझ में बात। इसी वजह से इतना दिन 200 वर्ष तक रहा है कि नहीं। अभी आगे अंग्रेज रह जाए, समझ रहे बात को, 2 दिना नहीं रहेगा यहाँ पे, 2 दिना भी नहीं रहेगा और सिमरिया पहुँचा देगा। चलिए साहब, हाँ चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब कि 23 अप्रैल 1958 ईस्वी को डगलस की सेना के द्वारा मुठभेड़ हुआ था, जिसमें बुरी तरह से जो है सो वीर कुंवर सिंह क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। और घायल में हुआ था क्या, उनके दाहिने हाथ में क्या लग गया था, गोली लग गया था साहब, एक बारूद लग गया था दाहिने हाथ में। कई बार बीपीएससी ये भी पूछेगा कि कौन हाथ में लगा। समझ रहे बात को। अब ये तो अभी तक दाहिने हाथे तक बीपीएससी आया है, कभी हमको ऐसा नहीं लगता है कि दाहिना हाथ में ऊपर लगा कि नीचा लगा। समझ रहे हैं, ये जो होता है ना, समझ रहे हैं ना, ऐसे भी नहीं पूछते। चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब 26 अप्रैल 1958 को, देखिए मिस्टेक है, 26 अप्रैल 1900, अरे 1900 क्यों आ रहा है हर जगह, देखिए हाँ हर जगह मिस्टेक है, थोड़ा सा देख लीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर 1958 नहीं होगा साहब, 23 अप्रैल 1858 होगा, 23 अप्रैल 1858। और यहाँ भी कर लीजिएगा 1858 साहब। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उनकी क्या हो गई थी साहब, मृत्यु हो गई थी। घायल अवस्था में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। टाइपिंग मिस्टेक है साहब, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, बिहार में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी साहब, इसकी शुरुआत हुई थी तत्कालीन जो बिहार था उसके रोहिणी गांव से, जो देवघर जिला में पड़ता था। और ये शुरुआत हुआ था साहब 12 जून 1857 ईस्वी को। कब शुरू हुआ था, 12 जून 1857 ईस्वी को। क्लियर है साहब। चलिए अगला, सूरज कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ समस्या सूरज क्या, हाँ समस्या होगा तो बोलना है कि नहीं। चलिए साहब, अगला है हम लोगों का कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था। कौन सा हो जाएगा साहब, चौकीदारी टैक्स। मतलब बिहार का जो लोग था ये चौकीदारी टैक्स देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। आए समझे बात। और ये उस समय शुरू हुआ था जब हर जगह क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब नमक सत्याग्रह चल रहा था 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था। तो उस समय क्योंकि बिहार तो समुद्र के किनारे पड़ता नहीं है, तो छोटे छोटे जो तालाब थे वहाँ से हम लोग नमक कानून का तो विरोध किए ही, और उसके साथ साथ हम लोग चौकीदारी कर का भी क्या कर रहे थे, चौकीदारी टैक्स का विरोध कर रहे थे। उसमें जो चौकीदारी कर में विरोध में जो था, सबसे अव्वल जो था वो बेगूसराय और क्या कहते हैं मुंगेर जिला हुआ करता था, कि जो इसमें विरोध हुआ। तो कई बार जिला पूछेगा तो हम लोग बेगूसराय को भी मार सकते हैं, मुंगेर को। ठीक है साहब। अगला देखिएगा, कुछ फैक्ट अगर है तो साहब इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिएगा साहब कि अगला जो फैक्ट है, फैक्ट ये है कि 1930 ईस्वी में जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो बिहार में भी साहब नमक सत्याग्रह हुआ था। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, क्योंकि समुद्र के किनारे नहीं था तो उतना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, लेकिन हर जगह बड़े बड़े जो नेता थे वो नमक कानून का विरोध किए थे, उल्लंघन किए थे साहब। तो आप देखिएगा कि भागलपुर से जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे वो महादेव लाल सर्राफ कर रहे थे। कौन कर रहे थे, महादेव लाल सर्राफ कर रहे थे। और कौन कर रहे थे, दीनदयाल अग्रवाल। कौन कर रहे थे, दीनदयाल अग्रवाल कर रहे थे। और चंपारण से कौन कर रहे थे साहब, विपिन बिहारी वर्मा। कौन कर रहे थे साहब, विपिन बिहारी वर्मा कर रहे थे। और यहाँ जो शुरू हुआ था
नमक सत्याग्रह वो जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। उसके बाद देखिएगा साहब पटना में जो शुरू किए थे अंबिका कांत सिंह किए थे, राम वृक्ष बेनीपुरी किए थे, ठीक है साहब। और ये जो शुरू हुआ था साहब 16 अप्रैल 1930 को हुआ था, 16 अप्रैल 1930 को हुआ था। और ये जो शुरू हुआ था साहब कहाँ हुआ था? पटना सिटी में मंगल तालाब के समीप नखास पिंड जगह है, यहीं पर जो है सो ये शुरू हुआ था। कई बार ये भी पूछ देता है कि पटना में जो नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत हुआ था वो किस तालाब में हुआ था? तो याद रखना है मंगल तालाब के समीप नकास पिंड के पास, ठीक है साहब। उसके बाद देखिएगा साहब मुंगेर में जो कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ जो शुरुआत हुआ था 17 अप्रैल 1930 को। दरभंगा में जो कर रहे थे सत्यनारायण सिंह कर रहे थे, रामानंदन मिश्र कर रहे थे, ठीक है साहब। और ये जो शुरू हुआ था 17 अप्रैल 1930 को, मतलब मुंगेर और दरभंगा में सेम डेट हुआ था। उसके बाद देखिएगा साहब मुजफ्फरपुर में कौन कर रहे थे? रामदयाल सिंह। कौन कर रहे थे साहब? रामदयाल सिंह। और कौन से कर रहे थे? जनकधारी प्रसाद रामनंदन सिंह कर रहे थे। और यहाँ जो शुरू हुआ था साहब 7 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1930 को, ठीक है साहब। चलिए अच्छा कोई बात नहीं है साहब। चलिए अगला देखिएगा साहब सारण जो है साहब चंद्रिका सिंह गिरीश तिवारी। और कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को साहब। उसके बाद देखिएगा साहब जब ये बिहार में जब इस तरह की आंदोलन चल रहे थे नमक सत्याग्रह, तो और जगह पर तो नमक सत्याग्रह हुआ ही, बाकी के क्षेत्रों में चौकीदारी कर का विरोध भी हो रहा था। और इन चौकीदारी कर के विरोध में देखिएगा कि बिहार के बेपुर थाने के 250 चौकीदारों में से 130 जो है सो ये त्याग पत्र दे दिए थे। मतलब बिहार का जो बेपुर थाना था वहाँ का जो चौकीदार था 250 चौकीदारों में 130 चौकीदार जो था वो क्या कर दिया साहब? त्याग पत्र दे दिया। और चौकीदारी कर का विरोध बेगूसराय, सारण, पटना, पूर्णिया और कहाँ हो रहा था? मुंगेर में हो रहा था साहब, ठीक है। इतना फैक्ट हम लोग को ध्यान में रखना। कई बार अगर पूछ देगा कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौकीदारी कर का विरोध हो रहा था, तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बेगूसराय, ठीक है साहब। चलिए अगला देखिए साहब, अगला जो है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा। बताइए क्या होगा साहब? बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे? आंसर हो जाएगा साहब एक से अधिक, क्योंकि ये भी जुड़े हुए थे, ये भी जुड़े हुए थे, ये भी और ये भी, ठीक है साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक साहब। आपको ये नहीं पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन थे, ये बात नहीं पूछ रहा आपको ये पूछ रहा था कि इनसे कौन कौन जुड़े हुए थे। जैसे कि आपको बताए थे कि पूछ सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से कौन कौन जुड़े हुए थे। देखिए उसी तरह का सवाल है ये। तो इस बार ऐसा पूछा है तो अगले बार हो सकता है कि वैसा पूछ दे, समझ रहे ना। तो चलिए हम लोग जो है सो आपदा से पहले ना प्रबंधन करके चलते हैं कि नहीं। चलिए साहब अब देखिएगा साहब अगला जो है साहब कुछ फैक्ट इसमें है। देखिएगा कि फैक्ट ये है कि नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। पूछा जाएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था कब हुआ था? नवंबर 1929 को। किनकी अध्यक्षता में हुआ था? स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ था साहब। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो सचिव बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे साहब? श्री कृष्ण सिंह। कौन बनाए गए थे? श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के अन्य जो सदस्य थे वो थे कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकीर्तायन, यदुनंदन शर्मा, फूलन वर्मा और यमुना कार्य, यही थे साहब। ये सारे इनके सदस्य थे। और इन सदस्यों में गया में जो किसान आंदोलन हुआ था उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? यदुनंदन शर्मा। कई बार आपको क्षेत्र विशेष से पूछ देगा कि गया से कौन कर रहे थे, तो गया से यदुनंदन शर्मा। सारण से कौन कर रहे थे साहब? यमुना कार्य।
मुंगेर से कौन कर रहे थे साहब? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। और चंपारण से कौन कर रहे थे? राहुल सांकृत्यायन कर रहे थे साहब। ये सारे पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। चलिए साहब अगला है, ये तो हल्का वाला सवाल है, समझ रहे हैं? आंसर क्या होगा? 2000। क्या होगा? 2000। मतलब हल्का माटी बिलैया खोदे नहीं है, हाँ मतलब हल्का वाला देखे तो टोटल। चलिए अगला, ऐसे सवाल तो सब हल्के होता, अगर आपको याद है तो हल्का है, और यही सवाल अगर याद नहीं रहता तो क्या हो जाता? भारी हो जाता। चलिए साहब देखिएगा साहब कि इसका तो आंसर हो जाएगा 2000, सीधा बात है। इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट है, ऐसे पहले भी कुछ बता चुके हैं। तो देखिएगा साहब इसमें पॉइंट है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड क्या हुआ? बिहार से अलग राज्य बन गया। और कितने प्रतिशत भूमि के साथ हुआ साहब? 46% भूमि के साथ हुआ। और उसके साथ बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ था, उड़ीसा जो है सो बिहार से जो अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया था। अब बात आई, क्योंकि झारखंड की बात आई थी, तो झारखंड का स्पेशली हम लोगों को ध्यान में रखना है कि झारखंड राज्य से बिहार का कौन कौन सा जिला सीमा बनाती है। कई बार सवाल आपको यहां से भी पूछ देगा, ठीक है सर। तो याद रखना है झारखंड से 8 जो है सो जिला, 8 जिला बिहार का जो है वो सीमा बनाती है। और ये कौन कौन सा जिला है याद रखना है साहब? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। 8 पुर गया साहब। ये सारे क्या करती है? सीमा बनाती है। आए समझ में? इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान में रखना है। और याद रखने के लिए आप रख सकते हैं और भाग जा कैनरा बैंक। क्या याद रखेंगे? और भाग जा कैनरा बैंक, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा। और से हो गया औरंगाबाद, भा से हो गया भागलपुर, गा से हो गया गया, जा से हो गया आपका जमुई, और कैनरा से हो गया आपका, के से हो गया कटिहार, ठीक है। ना से हो गया नवादा, और रा से हो गया आपका रोहतास, और बैंक से क्या हो गया साहब? बैंक से हो गया बांका। क्या हो गया? बैंक से बांका। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है साहब। चलिए क्या बोले? हाँ चलिए अगला देखिएगा साहब। तो याद रखना है क्या? और भाग जा कैनरा बैंक, और भाग जा कैनरा बैंक। चलिए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। देखिए क्या बोले? हाँ 1912 में बना था। तो ये पूछ रहा सवाल कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, मतलब बिहार कब राज्य बना? देखिए एक ही 64वीं का ही है, 2 बार सवाल पूछा है, समझ रहे? सब तो बोनस नंबर हो गया। चलिए क्या हो जाएगा? हाँ देखिए हम क्या बोले कि हम बीपीएससी का पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं सिलेबस को, इसीलिए करके कभी कभी एक ही सवाल 2 बार रिपीट हो जाता है। क्या हुआ? पास हो जाते हैं, नहीं पास हो जाते तो और बढ़िया बात है। चलिए साहब फैक्ट वही है कि बंगाल से बिहार का जो विभाजन हुआ था, इतना मिस्टेक है, विभाजन की घोषणा जो हुई थी कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन रद्द जो हो गया साहब कब हो गया? 12 दिसंबर 1911 को। और बंगाल विभाजन पुनः जो अस्तित्व में आया कब आया? 22 मार्च 1912 को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार के गठन के समय जो भारत का वायसराय था साहब वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है साहब। इस बात को भी ध्यान में रखना। चलिए साहब अगला देखिएगा साहब। हाँ चलिए, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टियों से अपेक्षाकृत पुराना है? आंसर क्या होगा साहब? आंसर क्या होगा साहब? रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ी, उत्तर गंगा मैदान। क्या होगा साहब? आंसर जो हो जाएगा साहब इसका आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी। क्या हो जाएगा साहब? खड़गपुर की पहाड़ी साहब। आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ी। चलिए साहब कुछ फैक्ट्स यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। चलिए साहब
चलिए साहब, फैक्ट्स यहाँ से ये है कि खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी जो है साहब का किस जिला में है? मुंगेर जिला में है। और ये जो बना हुआ साहब धारवाड़ चट्टान से बना हुआ, किससे बना हुआ है? धारवाड़ चट्टान से बना हुआ है। और इसका जो निर्माण हुआ साहब प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ। कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ है। और ये जो प्री कैम्ब्रियन कल्प जो है 1500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। मतलब ये जो प्री कैम्ब्रियन वर्ष जो है ये कब था? 1500 से लेकर के 600 मिलियन वर्ष पूर्व जो था वो कौन सा कल्प था? प्री कैम्ब्रियन कल्प। ये पढ़ेंगे हम लोग जब युग को बांटते हैं ना, तो इसका एक अलग चैप्टर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। और इसका विस्तार जो है खड़गपुर की पहाड़ी का मुंगेर से लेकर के कहाँ तक सब है? जमुई तक है। और इसकी आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है। आकृति कैसा है इसका? त्रिभुजाकार है खड़गपुर की पहाड़ी का। ठीक है साहब। और खड़गपुर की जो पहाड़ी है साहब यह क्वार्टरजाइट के लिए, इसके साथ साथ एस्बेस्टस के लिए, बॉक्साइट के लिए, ये सब के लिए क्या है साहब? चीनी मिट्टी के लिए, ये सब के लिए क्या है साहब? प्रसिद्ध है साहब। ऐसे समझ बात। उसके बाद देखिएगा रोहतास पठार, रोहतास का पठार जो जो ऑप्शन में है उसके बारे में थोड़ा बहुत हमको जानकारी रखना है। कैमूर या रोहतास का पठार का जो निर्माण हुआ ये भी किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और इसका जो विस्तार है साहब 483 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। किसका? रोहतास के पठार का। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है साहब? तो ये चूना पत्थर, पायराइट्स और बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बलुआ पत्थर जो है सो इसका प्रयोग जो है ना, सॉरी चूना पत्थर, इसका प्रयोग साहब सीमेंट में किया जाता है। इसी वजह से आपको पता होगा कि रोहतास के डालमिया नगर में, रोहतास के डालमिया नगर में जो है सो सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई है। सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई साहब। ठीक है साहब। अगला देखिएगा साहब, अगला है इस भाग का सबसे ऊंचा पहाड़, इस भाग का सबसे ऊंचा पठार जो है ये जो है साहब रोहतासगढ़ है। क्या है साहब? रोहतासगढ़ है। ठीक है साहब। और यह विंध्याचल श्रेणी का क्या है? पूर्वी हिस्सा है। हम लोग विंध्याचल श्रेणी में भी पढ़े थे कि जो कैमूर की पहाड़ी है विंध्याचल श्रेणी की सबसे पूर्वी हिस्सा है साहब। और इसका जो निर्माण हुआ साहब किस क्रम से हुआ है? विंध्याचल क्रम की चट्टाने से हुआ है। मतलब जिससे विंध्याचल पर्वत बना हुआ है, निर्मित है, उसी से जो निर्मित हुआ है कौन सा हुआ है? रोहतास का पठार हुआ। आए समझ में बात। चलिए उसके बाद देखिएगा उत्तर पश्चिम श्रेणी। उत्तम पश्चिम श्रेणी का मतलब हुआ, अगर आपका देखिएगा कि ये बिहार हो गया अगर इस प्रकार से, ठीक है साहब, ये अगर बिहार हो गया तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा का उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर जो विस्तारित है, तो यहाँ पर पता ही है कि पश्चिमी चंपारण है। और यहाँ पर जो विस्तारित है कौन सा श्रेणी विस्तारित है? शिवालिक की श्रेणी विस्तारित है। ठीक है साहब। तो उत्तर पश्चिम श्रेणी जो है किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा है। और इसका जो विस्तार है साहब कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और कितने वर्ग किलोमीटर में है? 932 वर्ग किलोमीटर में। कितना में है? 932 वर्ग किलोमीटर में। और इस श्रेणी को 3 उपभागों में बांटा गया है। और ये उपभाग कौन कौन सा है साहब? रामनगर दून। कई बार बोल देगा कि रामनगर दून का विस्तार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? पश्चिमी चंपारण में। क्या बोलेंगे? पश्चिमी चंपारण में। और दूसरा है साहब हरहा घाटी या दून घाटी। कौन सी घाटी? हरहा घाटी या दून घाटी। ठीक है साहब। और तीसरा है साहब सोमेश्वर की श्रेणी। और ये भी साहब तीनों जो है आपका पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पड़ता है आपका? पश्चिमी चंपारण में। क्लियर है साहब। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी गंगा का मैदान। मतलब यहाँ पर जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी अगर हो गई तो इसका जो उत्तर का मैदान, मतलब उत्तर की तरफ जो मैदान है, इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है साहब। तो इसका जो है विस्तार है कितना वर्ग किलोमीटर में है? 56,980 वर्ग किलोमीटर में है। और ये जो उत्तरी गंगा का जो मैदान है इसका जो निर्माण हुआ है साहब बिहार की जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि गंगा हो गया, और गंगा की जो सहायक नदियां हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, ये सारी नदियों से जो है सो इस प्रकार की जो है सो मैदान का निर्माण हुआ है। और इसका जो विस्तार है उत्तरी गंगा का जो मैदान है, इसका जो विस्तार है साहब पूर्वी चंपारण में है, सिवान में है, गोपालगंज में, पटना में, सहरसा में, पूर्णिया में, भागलपुर में और विशेषतः मुंगेर में है। ठीक है साहब। तो इतना फैक्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिएगा साहब, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो केवल आप यही जानिएगा कि ये आंसर हुआ। अब मोटा मोटी होगा 2 से 3 लाइन में आपको
मिलेगा। समझ रहे बहुत हुआ डिस्क्रिप्शन, एक वो भी जो आंसर दिया हुआ है उसके बारे में। चलिए साहब, अगला है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। कौन सा मिट्टी होगा साहब? कौन सा मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। पक्का ना? रेगुड़ मिट्टी लॉक कर दें? चलिए साहब, इसका जो आंसर हो जाएगा कछाड़ी मिट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा साहब कछाड़ी मिट्टी। ठीक है साहब। अब बताते हैं, बिहार में कछाड़ी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है साहब। किसको बोला जाता है? देखिए, ये हम नहीं डाले साहब, ये हम नहीं डाल रहे हैं, ये हम थोड़े डाले हैं। आए समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कछाड़ी मिट्टी। और बिहार में जो है सो जलोढ़ मिट्टी को कछाड़ी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ठीक है साहब। तो चलिए इससे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फैक्ट्स को। चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब कि बिहार में अधिकांश जो है किसका विस्तार है? कछाड़ी मिट्टी का। और कछाड़ी मिट्टी जो है किसका रूप है? ये जलोढ़ मिट्टी का रूप है। तो स्वाभाविक बात है कि बिहार में इतनी सारी नदियों का जाल है, तो किस मिट्टी को, किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी? तो जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। और बिहार में जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? कछाड़ी मिट्टी। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, बलसुंदरी। बलसुंदरी बांगर मिट्टी का ही रूप है। बलसुंदरी देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को ना साहब, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या हो गया बिहार के लिए? कछाड़ी मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक भाग हो गया आपका बांगर, एक भाग हो गया आपका खादर। बांगर और खादर। बांगर उसको बोलते हैं जहां पर वर्षा जो होता है, सॉरी बाढ़ जो है ना, कई वर्षों पर आता है। ठीक है। तो वैसे क्षेत्र में जो मिट्टी तैयार होता है वो कहलाता है बांगर। और जहां पर बार बार आता है बाढ़, तो वहाँ की मिट्टी हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है। और वो उपजाऊ अधिक होती है, इसी वजह से उसको बोलते हैं खादर। उसको क्या बोलते हैं? खादर। तो जो मिट्टी बांगर होती है ना, तो बांगर मिट्टी को बिहार में ना बलसुंदरी मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलसुंदरी मिट्टी कहा जाता है। आए समझ में बात? तो ये जो है बांगर का ही रूप है बलसुंदरी मिट्टी। और इसका जो विस्तार है साहब, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान और सारण में है। किस मिट्टी का? बलसुंदरी मिट्टी का। मतलब अगर आप डायग्राम देखिएगा साहब, अगर आप डायग्राम देखते हैं इस प्रकार से बिहार का, इस प्रकार से डायग्राम अगर देखिएगा, तो इसका जो विस्तार है इस प्रकार से देखिएगा, इस तरह के क्षेत्रों में, यहाँ बीच के क्षेत्रों में। ठीक है साहब। क्योंकि ऊपर जो है ना साहब, ऊपर से नदियाँ आती है, तो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है? ढलान होता है। ढलान होने के कारण सारे पानी तो आ जाती है, और आते आते क्या होता है, यहाँ पर इसकी इतनी चाल होती है कि पानियाँ क्या हो जाती है? स्पीड के कारण बिखर जाती है। और बिखरने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ आती है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है? बांगर मिट्टी। ठीक है साहब। और यहाँ से अधिक बाढ़ आएगा, यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र है ना, जहाँ पर गंगा नदी से मिलती है, वहाँ पर अधिक बाढ़ आएगा। यहाँ पर जो आएगा बीच में थोड़ा कम आएगा। तो थोड़ा कम बाढ़ आ जाएगा, मतलब बार बार नहीं आएगा, तो वहाँ पर मिट्टी कौन सा हो जाएगा? बांगर वाला। और जो नदी के किनारे, गंगा के किनारे जहाँ आकर के मिलती है सारी नदियाँ, वहाँ पर जो होगा, वहाँ पर बार बार बाढ़ आ रहा है, तो इसी वजह से कौन मिट्टी पाया जाएगा? खादर मिट्टी। आए समझ में? चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा साहब, ये जो मिट्टी है जिसको हम बोलते हैं बलसुंदरी मिट्टी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है साहब आलू, केला और लीची के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इस मिट्टी में सबसे अधिक जो होता है आलू होता है, केला होता है और लीची होता है। आप देखिएगा साहब, मुजफ्फरपुर में है मिट्टी, तो यहाँ पर कौन सा होता है? लीची होता है, शाही लीची होता है ना। चलिए इस प्रकार की आ रहा समझ में बात? चलिए उसके बाद देखिएगा साहब, कगाड़ी मिट्टी। कौन सा मिट्टी? कगाड़ी मिट्टी। ठीक है। ये गंगा के दक्षिण किनारे पर फल्गु एवं सोन नदी के किनारे संकीर्ण रूप से विस्तृत है। ठीक है साहब। और ये पट्टी के रूप में क्या है? विकसित है कगाड़ी मिट्टी। मतलब इधर से देखिएगा कि इस प्रकार से सोन नदी आती है ना, सोन, और यहाँ से देखिएगा फल्गु, तो ये नदी और गंगा नदी, तो यहाँ पर जो ये सारे जो क्षेत्र है ना, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर जो आएगा, ये सारे क्षेत्र यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो पाई जाती है कगाड़ी मिट्टी। ये दक्षिण का जो क्षेत्र है गंगा का, वहाँ पर। ठीक है साहब। और ये जो मिट्टी है साहब किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्का, जौ, सरसों, मिर्च और अरहर के लिए ये सारे उपयुक्त है। आया समझ में? कई बार पूछ देगा कि कछाड़ी मिट्टी में निम्नलिखित में से बिहार में कौन सी फसलें लगाई जाती हैं? इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा साहब, टाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी?
टाल मिट्टी, ठीक है साहब। क्या नाम है इसका? टाल मिट्टी। टाल मिट्टी क्या है साहब? देखिएगा कि ये अगर बिहार हुआ तो बिहार का जो दक्षिण, गंगा नदी बीचों बीच बहती है, तो इसके किनारे किनारे, इसके किनारे किनारे बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, देखिएगा आप लिखा हुआ है बक्सर से लेकर के भागलपुर तक। आपको पता है कि गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर में। गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? बक्सर में। और इधर निकलती कहाँ पर है? भागलपुर के समीप, भागलपुर, बाद में कटिहार में प्रवेश करती है, भागलपुर तक। तो यहाँ तक ना 8 से 10 किलोमीटर का ना, 8 से 10 किलोमीटर का दक्षिण के तरफ, गंगा के दक्षिण है। किधर है? गंगा के दक्षिण है। तो 8 से 10 किलोमीटर तक ना एक पतली पट्टी बिछाया गया है, समझ रहे? गंगा का पट्टी बिछाया नहीं है, मतलब कि मिट्टी का एक ना पट्टी है, जहाँ पर विशेष रूप से क्या होता है कि सब दिन बाढ़ ही आया हुआ रहता है, लगभग। और बार बार बाढ़ आने के कारण, वहाँ पानी के जमाव के कारण, पानी के जमाव के कारण इसको जो बोला जाता है, पानी के जमाव के कारण इसको बोला जाता है टाल मिट्टी। क्या बोला जाता है? टाल मिट्टी बोला जाता है, ठीक है साहब। तो ये गंगा के दक्षिण में बक्सर से पटना तक 8 से 10 किलोमीटर तक की पट्टी है। और इसी वजह से जो बिहार सरकार है, यह जो है सो इसको, इस क्षेत्रों को, मतलब टाल के क्षेत्रों को जैविक खेती के लिए कॉरिडोर बनाएगा। जैविक खेती के लिए क्या बनाएगा? कॉरिडोर बनाएगा, कॉरिडोर बनाएगा साहब। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। और ये जो टाल मिट्टी है, ये जो उपयोगी होता है साहब, किसके लिए? दलहन और तिलहन फसलों के लिए। आपको पता है कि उस तरफ चल जाइए, लखीसराय, मोकामा, इन सब क्षेत्रों में दलहन की खेती, दाल उल की खेती अधिक होती है तिलहन की, है नहीं? क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है टाल मिट्टी है, समझ रहे हैं। और टाल मिट्टी में क्या होता है कि दलहन की फसलें अधिक होती है, आए समझ में? इसी वजह से उधर के क्षेत्रों में ये सारे दलहन और तिलहन की फसलें अधिक होती है। आ रहा समझ में बात? चलिए साहब, अगला देखिएगा साहब। अगला है साहब कि भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर, निम्नतम साक्षरता दर, निम्नतम मतलब समझ रहे हैं? कम। 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है, कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान होगा? चलिए, तो इसका जो आंसर होगा साहब, इसका पूछ रहा, साक्षरता की बात पूछ रहा है, तो साक्षरता में साहब हम लोग जो हैं इनमें से कोई नहीं होगा, अंतिम। क्या होगा साहब? बिहार की जो साक्षरता दर है भारत में सबसे क्या है? अंतिम है, आए समझ में? इसीलिए करके पहला की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, क्या बोले? निम्न होता, निम्न साक्षरता दर, निम्न होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। न्यूनतम रहता तब ना, निम्नतम कोई शब्द होता, न्यूनतम रहता तब ना, निम्न है, मिस्टेक है। निम्न साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका अंतिम। क्या होगा साहब? अंतिम साक्षरता दर है। अब यहाँ से फैक्ट्स थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा कि साक्षरता दर जो बिहार का है, बिहार का जो साक्षरता दर है वो है साहब 61.8%। कितना है साहब? 61.8% है। और जो भारत का जो है वो 73% है। कितना है साहब? 73%। और बिहार का कितना है? 61.8%। और इसमें भी सबसे अधिक जो साक्षरता दर है बिहार के जिला में वो है साहब रोहतास में। कितना है? 73.37। देखिए 73 पॉइंट, इसको उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 37, 73.37। आया समझ बात? अब देखिएगा साहब कि रोहतास में सबसे अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भारत का जो परसेंटेज है ओवरऑल औसतन, उससे भी रोहतास में क्या है? अधिक है। आ रहा समझ बात? और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ है साहब? पूर्णिया में है। कितना पॉइंट है? 51.08 है। 51.08 पूर्णिया में है। और अगर बात करें पुरुष का, मतलब बिहार में पुरुष का जो साक्षरता दर है वो कितना है साहब? वो है 71.2। कितना है? 71.2% है। और पुरुष साक्षरता दर में सबसे पहला जो स्थान पर है वो है आपका रोहतास। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है? पूर्णिया में। सबसे अधिक पुरुष, सबसे अधिक में साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पे? पुरुष में।
रोहतास, ओवरऑल भी रोहतास, और सबसे कम कहाँ पर? पुरुष में, पुरुष में भी सबसे कम कहाँ? पूर्णिया, और ओवरऑल भी सबसे कम कहाँ? पूर्णिया। लेकिन महिला की बात करें तो महिला में सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक रोहतास, और सबसे कम कहाँ है? सबसे कम सहरसा। देखिए साहब, तो ध्यान में रखना कि सबसे अधिक पूछे रोहतास, सबसे कम पूछे पूर्णिया, पुरुष में पूछे सबसे अधिक रोहतास, पुरुष में सबसे कम पूर्णिया, अब महिला में सबसे अधिक रोहतास, लेकिन सबसे कम सहरसा। बाकी में दोनों सेम सेम, लेकिन महिला में सबसे कम में आएंगे तो क्या हो जाएगा? सहरसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आया समझ में बात? चलिए चलिए साहब, अगला जो होगा, बिहार में निम्न प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। किस प्रकार की? बताइए, बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कौन सा होगा? हाँ सही बात है, क्योंकि बिहार तो कृषि प्रधान राज्य है साहब, और यहाँ से जो भी उद्योग लगेगा, जैसे चीनी मिल लगेगा, इथेनॉल फैक्ट्री लगेगा, यही सब लगेगा ना, जो कृषि पर आधारित हो फैक्ट्री, तो वो सारे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि आधारित, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका ज़्यादा कुछ फैक्ट है नहीं, बस ये ध्यान में रखना है, जलोढ़ मिट्टी के कारण बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं हैं। क्योंकि पता है कि कृषि क्यों होता है बिहार में? इसलिए होता है कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है साहब, और जलोढ़ मिट्टी होने के कारण ये जो है सो कृषि आधारित जो है सो उद्योग है। और ये जो है सो देखिएगा कि कृषि आधारित उद्योग बिहार में लगना भी शुरू हो गया। किस प्रकार से? आप देखिए कि पूर्णिया में 105 करोड़ का जो लागत से इथेनॉल फैक्ट्री बना है, ये कौन सा बना है? ये कृषि आधारित उद्योग ही हुआ है कि नहीं? क्योंकि जो मक्का वगैरह या गेहूं वगैरह का जो अवशिष्ट होता है, उससे हम लोग क्या करेंगे? इथेनॉल तैयार करेंगे, जिसको हम लोग पेट्रोल में डाल करके यूज करेंगे। तो बताइए किस प्रकार का उद्योग हुआ? कृषि आधारित उद्योग। बिहार में चीनी मिल है, तो किस प्रकार का उद्योग? कृषि आधारित उद्योग है। इसका मतलब आगे भी जो संभावनाएं होगी बिहार में, किस प्रकार के उद्योग की होगी? कृषि आधारित होगी, क्योंकि बिहार में उतना तो खनिज तत्व है नहीं कि उस प्रकार का उद्योग लगेगा। चलिए साहब, नेक्स्ट जो हमारा होगा, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो स्थान क्या हो जाएगा साहब? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, क्या हो जाएगा साहब? तो आंसर जो हो जाएगा ये द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? द्वितीय हो जाएगा साहब। फैक्ट्स को अगर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि जूट उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो कौन सा साहब है? दूसरा है। और प्रथम में कौन है साहब? पश्चिम बंगाल में। देखिए थोड़ा सा क्या होता है जानते हैं? संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत है। देखिए साहब, आप देखिएगा तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, है कि नहीं? यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। तो ये जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। आ रहा समझ में बात? ये जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और आप देखिएगा कि बिहार जो है दूसरा स्थान पर, इसलिए क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से बिहार का ये क्षेत्र सटा हुआ है। आए समझ में? और यहीं पर, यहाँ का जो क्षेत्र है ना, इतना दूर, यहीं पर जूट का उद्योग होता है। और इसी क्षेत्र में आपका कौन कौन सा आ जाता है? देखिएगा, किशनगंज। आपको पता है किशनगंज कहाँ पर है? यहाँ पर किशनगंज है, यहाँ पर देखिएगा आपको पूर्णिया है, यहाँ पर अररिया है, समझ रहे हैं साहब को? यहाँ पर आपका सुपौल है। आए समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ का क्षेत्र जो बंगाल से सटा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है? जूट का जो है सो उत्पादन होता है। तो इसका मतलब समझ में आ गया? हम इसलिए बोले कि संगत से गुणात है, क्योंकि वेस्ट बंगाल ना जूट का उत्पादन सबसे अधिक करता है। तो यहाँ का जो सटा हुआ राज्य है ओकरो आदत लग गया है कौन सा? जूट उत्पादन करने का। ऐसा जो बात है। अब देखिए आदत क्या लगेगा? क्योंकि जहाँ जिस प्रकार की मिट्टी यहाँ होगी उसी प्रकार की मिट्टी यहाँ भी होगी। आए समझ में? इसलिए वहाँ पर जूट अधिक होती है। आए समझ में? बस ऐसे ही बोल दिए संगत से। चलिए अगला देखिएगा साहब, बात आई, ये तो दूसरा स्थान पर हो गया जूट। अगर बात आई चावल का, तो चावल जो है सो उत्पादन में बिहार का जो जिला प्रथम स्थान पर है वो कौन सा आपका? रोहतास। प्रथम स्थान पर कौन है? रोहतास। उत्पादन में रोहतास, लेकिन उत्पादकता की बात करेगा तब क्या बोलेंगे हम लोग? भोजपुर। मतलब कम क्षेत्र में अधिक चावल उपजा दे तब क्या कहलाता है? उत्पादकता। क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई एक किलोमीटर जमीन और 1 किलोमीटर चौड़ा जमीन है।
इसमें मान लीजिए ये कोई 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा है, इसमें मान लीजिए कोई जो है सो गेहूं जो है ना 50 क्विंटल उपजा दिया, ठीक है साहब। और कोई जो ज़मीन है वो जो है सो मान लीजिए कि 2 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है, ये जो है 75 क्विंटल उपजाया। तो बताइए सबसे अधिक पूछेगा तो बताइए कितना हुआ, 75 क्विंटल सबसे अधिक। लेकिन ये पूछेगा कि प्रतिशत में, तो देखिए 1 किलोमीटर लंबा लिया चौड़ा लिया, कितना हो गया 50 हो गया। इसका मतलब उत्पादकता प्रतिशत में कौन हो जाएगा, कम में अधिक उपजा ले। तो उसी प्रकार से सबसे अधिक पूछेगा तो बोलेंगे रोहतास, लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से तो प्रतिशत के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, भोजपुर। उसके बाद देखिएगा कि गेहूं में कौन सा है, रोहतास। मतलब चावल और गेहूं जो मुख्य फसल होता है ना, दोनों में कौन हो जाएगा, रोहतास। और उत्पादकता में कौन हो जाएगा साहब, उत्पादकता में हो जाएगा पटना। चलिए उसके बाद देखिएगा साहब मक्का, मक्का में पहला कौन सा है, उत्पादन में भी कटिहार और उत्पादकता में भी कौन, कटिहार। उसके बाद देखिएगा साहब दलहन, दलहन में साहब कौन सा, पटना। और उत्पादकता में कौन सा, सारण। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना, क्लियर है साहब। चलिए अगला क्या हुआ, सूरज किताब देख रहा है। चलिए सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध करने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। एक तरह से समझ जाइए कि ये जो है ना बिहार करंट से जुड़ा हुआ सवाल था, लेकिन फिर भी हम लोग डाल दिए ताकि आप ये जान लीजिए, ठीक है साहब। तो देखिएगा कि ये जो आंसर हो जाएगा साहब कौन सा हो जाएगा साहब, पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया। क्या हो जाएगा आंसर, जो हो जाएगा दरभंगा। आंसर क्या हो जाएगा साहब, दरभंगा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी फैक्ट्स की अगर बात करें हम लोग तो ध्यान में रखना है कि सुलभ प्रोजेक्ट के माध्यम से 50 पैसे प्रति लीटर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कराई जाएगी, ठीक है। कहाँ से, दरभंगा से शुरू हुआ है। दरभंगा से शुरू हुआ तो याद रखना है कि साहब दरभंगा एयरपोर्ट का जो नाम रखा दिया गया है मैथिली कवि विद्यापति के नाम पर रखा गया है। और विद्यापति जो थे मैथिली कवि थे, और इनकी जो प्रमुख कृति है साहब, प्रमुख कृति जो है हम लोग बिहार स्पेशल में भी पढ़े होंगे, कीर्तिमाला, कीर्तिलता, पदावली और कौन है साहब, लिखनावली, ठीक है साहब। इतना पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। चलिए साहब महिला लोग इसका जवाब दीजिए। बहुत लेते हैं कन्या उत्थान योजना का लाभ, तो आपको पता होना चाहिए ना। क्या हुआ, अभी नहीं आया है। बालक उत्थान आ जाएगा ना, कन्या उत्थान तो आ गया है ना, बालक उत्थान जब आ जाएगा तो वो भी बढ़ा देंगे, ठीक है साहब। क्या हुआ, नीतीश कुमार का उत्थान हो जाएगा। चलिए नीतीश कुमार का तो उत्थान ही हो रहा। बताइए आंसर क्या होगा, सी नंबर, कन्या से जन्म से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपया प्रदान किए जाएंगे। कैसे हो साहब, क्या कितना मिलता है, 2000 मिलता है। पूछता है कौन वह सत्य है। हाँ देख लिए, कन्या का ध्यान चल गया रुपया पे, देख रहे हैं ना, पता ही नहीं चला। रुपया लेने पर 60,000 मिलता है ओकरो पर ध्यान है, 2000 मिलता है ओकरो पर, मतलब मिल रहा है उस पर ध्यान है। यहाँ पूछ रहा है कि नहीं मिलता है जो चीज़ उसको खोजिए, देख रहे हैं। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। योजना का वार्षिक व्यय प्रस्तावित है, ये तो सही है। टोटल जो खर्च होगा ना, आपको जो मिलता है ना कन्या उत्थान योजना, इस पर टोटल खर्च कितना होता है वो भी जान लीजिए। आपको जो मिलता है ना साहब, हल्ला कायल कर रहे हैं आप लोग, ये जो मिलता है आपको वार्षिक जो खर्च है ना साहब, पूरे साल भर में कन्या उत्थान योजना से सरकार का खर्च 7221 करोड़। कितना है साहब, 7221 करोड़। समझ आइए कितना सरकार का। चलिए अगला देखिएगा। और तो आंसर जो हो जाएगा ना साहब, आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसलिए हो जाएगा कि जन्म से स्नातक की शिक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपया नहीं साहब, जन्म से लेकर के स्नातक तक 60,000 नहीं, 54,100 रुपया। लेकिन वर्तमान में अब कर दिया गया है 50,000।
कितना कर दिया गया है? 50,000। सरकार देखा कितना इतना लूट रही है सब, ठीक है, थोड़े कम कर देते हैं कि नहीं। चलिए अब देखिएगा कुछ फैक्ट्स यहाँ से साहब देख लेते हैं हम लोग। चलिए साहब देख लीजिए कि इस योजना के तहत जन्म से स्नातक तक 54,100 रुपया देने का प्रावधान था, लेकिन वर्तमान में सरकार क्या की है कि इसको 50,000 रुपया कर दी है, ठीक है साहब। चलिए, और इसकी जो शुरुआत हुई थी साहब, देखिए महिला लोग, आप लोग केवल कन्या उत्थान योजना का लाभ ही नहीं लीजिए, ये भी याद रखिए कि कब से लागू हुआ, ठीक है। तो याद रखना है 3 अगस्त 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा देखिएगा कि बाल हृदय योजना जो वर्तमान सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में शुरू किया गया करंट अफेयर के रूप में, उसको भी हम लोग डाले हैं। बाल हृदय योजना ये जो शुरू किया गया है 2 अप्रैल 2021 को, और इसका उद्देश्य क्या है साहब? तो इसका उद्देश्य है कि दिल में छेद वाले बच्चों का इलाज करवाना। मतलब जो भी बच्चा बिहार में है और उसके दिल में अगर छेद हो गया है तो अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल है जिसके तहत जो है सो ये समझौता करके, ठीक है साहब, संधि करके ये जो है सो बिहार सरकार उसका निःशुल्क इलाज करवाएगी। आए समझ में? यही है आपका बाल हृदय योजना, ठीक है, बच्चों को हृदय को सही करवाना। आए समझ में बात? चलिए उसके बाद देखिएगा साहब गंगा जल उद्दह योजना। कौन सा है? गंगा जल उद्दह योजना। ये जो शुरू किया गया ना साहब, जहां गंगा का पहुंच नहीं है, जिस जिला में गंगा नदी का पहुंच नहीं है और जो पर्वतीय इलाका है जहां पानी का अभाव है, वैसे जगहों पर गंगा का पानी को पहुंचाना, जिसमें 4 शहरों में पहुंचाया जाएगा। एक तो हो गया साहब आपका राजगीर में, एक गया में, बोध गया में और नवादा में। ये 4 जगहों पर पहुंचाया जाएगा साहब। तो इस लेकर के इसको भी याद रखना है। और ये बड़ा ही भी आई है अभी, क्योंकि बिहार सरकार का ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है साहब, इसी वजह से इसको ध्यान में रखना है। चलिए साहब उसके बाद है देखिएगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी योजना, ये क्या कहते हैं, बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए सरकार एक ऋण लाई है, ठीक है साहब। और इसकी शुरुआत जो की गई थी साहब, वो की गई थी 18 जून 2021 को, और इसका उद्देश्य है 10 लाख रुपया ऋण देना। तो 10 लाख रुपया जो ऋण दिया जाएगा साहब, लड़का लोग को दिया जाएगा 1% ब्याज पर, 1% ब्याज पर, और लड़की लोग को दिया जाएगा 0% ब्याज पर, और प्लस 50% सब्सिडी यानी अनुदान, 50% अनुदान। मतलब 10 लाख लीजिए और 5 लाख लौटाइए। आए समझ? एक तो देखिए ब्याजो नहीं लिया, ऊपर से 5 लाख छूटो। बताइए क्या हुआ? सच में बोल रहे हैं, सही बात बता रहे हैं आपको। क्या मतलब? कन्या उत्थान योजना तो लूट रही है, ले अब जो लेगी कौन सा? 10 लाख वाला ऋण लेगी। सही बात बता रहे हैं, 10 लाख लीजिए और 5 लाख दीजिए। तो बहुते आप बोल रही है क्या सर हमको बताइए प्रोसीजर कौन है? 10 लाख लेंगे और 5 लाख उसको देंगे, 10 लाख अपने पास में रखेंगे, समझ रहे? सॉरी 5 लाख रख लेंगे अपने पास में, समझ रहे हैं? तो चलिए साहब, तो आपको बिजनेस के लिए जब देगा तो आपके अप्रूवमेंट लेगा ना कि आप किस प्रकार की बिजनेस करना चाह रहे हैं या क्या चीज़ें हैं आपका, समझ रहे? ऐसा तो रहा है। आप मान लीजिए कि स्टूडेंट क्रेडिट देता है तो आपके हाथ में देता है, पहले वो प्रूव लेता है कि आप किस में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? चलिए साहब, तो ऐसा नहीं है। चलिए साहब अगला देखिए, समझ में आ गया ना? तो फिर भी किसी भी अगर रियल में आप कर रहे हैं तो आपको 50% अनुदान दे रहा है, तो बताइए लाभ है कि नहीं है? तो इसीलिए करके महिला लोग जो ना, महिला लोग क्या बताएं, महिला लोग कभी भी गलती से भी ना नीतीश कुमार को छोड़ करके ना दूसरा को गलती से भी वोट नहीं देगी, गलती से भी वोट नहीं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट इसको मिलते रहता है कि नहीं? अब मान लीजिए पहले पोशाक योजना, ओकरा से पहले तो खिचड़ी योजना, ठीक है साहब। लड़कों को मिलता है खिचड़ी, हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। तो हुआ ना कि महिला लोग का आदत तो वहीं से लगता है खिचड़ी से। फिर आएगी पोशाक योजना में, समझ रहे? लड़का के भी तो पोशाक योजना, तो अब मिलता साइकिल योजना। चलिए हो सकता है कि सरकार क्योंकि योजनाएं में चेंजिंग करते, सरकार देखिए जब भी सरकार होती है ना तो वो अपने ढंग से क्या करती है कि चेंजिंग करते रहती है, ठीक है साहब। तो हम लोग भी जब पढ़ रहे थे नम्मा में, बुतरुक में, तो हमको भी एगो साइकिल मिला था, ठीक है। चलिए
आ क्या हुआ, जेंडर गलत लिखा गया? नहीं नहीं, उस बार क्या हुआ था कि नीतीश कुमार ना पहली बार लड़का के लिए भी योजना लाया था, समझ रहे हैं, पहली बार। क्यों लाया था बताते हैं। 2009 में 2010 में चुनाव था, 2009 में मतलब क्या इस योजना को लाया था, क्योंकि 9 में ना हम लोग 9वां में थे, समझ रहे हैं, इसी वजह से उस समय हमको मिल गया, क्योंकि 10 में चुनाव था, तो चुनाव को लेकर के जानवे करते हैं, हर सरकारें जो है सो कुछ ना कुछ देती है। चलिए अगला देखिएगा, किस में ये, हाँ 18 से लेकर के 45 तक, सॉरी 55, 18 से 55 तक, ठीक है साहब, 18 से 55 तक एज लिमिट है। चलिए अगला देखिएगा साहब, अगला है हम लोगों का प्यार का पौधा अभियान। कौन सा है साहब? प्यार का पौधा अभियान। और जो शुरू किया गया था साहब देख लीजिए, ये तो भूलिएगा नहीं कोई, हाँ ये तो एकदम नहीं भूलिएगा ना, 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे होता है, हाँ इसमें लोग बेल खाता नहीं, वेलेंटाइन तो तो याद रखना है कि प्यार का पौधा अभियान कब शुरू किया गया? 14 फरवरी 2020 को। और इसका जो उद्देश्य है साहब, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, ठीक है साहब। मतलब प्यार का पौधा अभियान ये लगाया गया कि मतलब 14 फरवरी को इस शुरू किया गया है, और कहा गया है कि इसको पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोग क्या करें, अधिक से अधिक पौधा लगाए। आप देखिए रमनीश को देख रहे हैं, अभी तक लगभग नहीं करता था कि क्लासों में है, और जो ही शब्द आ गया प्यार का पौधा है साहब, समझ रहे हैं। चलिए अगला देखिएगा, आप जो भी पौधा को प्यार से लगा दीजिए वो प्यार का ही पौधा हुआ है कि नहीं, कि सिर्फ गुलाब एक नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए अमरूद का लगाए थे, बढ़िया है, 14 फरवरी को लगाए थे, तो उससे पहले लगा दिए थे ताकि 14 फरवरी को तोड़ के खिला दे सब, हाँ चॉकलेटर नहीं था क्या। चलिए अगला देखिएगा साहब, जल जीवन हरियाली योजना, हरियाली लिखा गया है, जल जीवन हरियाली योजना। ये जो शुरू हुआ साहब कब? 26 अक्टूबर 2019 को, 26 अक्टूबर 2019 को। और इसका उद्देश्य है साहब पेड़ लगाना, तालाब एवं कुएं का निर्माण करना, ताकि जो है सो प्रकृति क्या रहे, हरा भरा बना रहे, ठीक है साहब। इस पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो साहब होगा, अगला साहब है कि बंगाल एवं बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, कब स्वीकार किया गया इसको? आंसर क्या होगा इसका? 1885। लॉक कर दें क्या? 1885 क्या हो जाएगा इसका? 1885। चलिएगा देखिएगा साहब, कुछ फैक्ट्स इसको देख लेते हैं हम लोग कि बंगाल किराएदारी अधिनियम ये कब शुरू हुआ? 1885 में। और इसका उद्देश्य क्या था? किसान विद्रोह के परिणाम के स्वरूप जमींदार एवं किराएदारों के अधिकार को क्या करना? परिभाषित करना। मतलब इसका मेन उद्देश्य था कि जो किसान था, किसान और जो किराएदार था, मतलब जो किसान का जमीन लिए हुए था, इसके बीच क्या अधिकार है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाता था, जमींदारों के पास जमीन रह जाता था, किसानों का, किराएदारों के पास जैसे वो कर्ज लेता था, तो वो क्या करता था कि किसानों के जमीन को जब्त कर लेता था। इसी वजह से दोनों का क्या क्या अधिकार होगा इसको बांटने के लिए लाया गया था बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885। आया समझ बात की नहीं? क्योंकि हम बताए थे कि किसान का जब कर्ज अधिक होता था ना, तो वो रैयत को देता था अपना जमीन, और वहाँ से क्या कहते हैं कर्ज लेकर के ना वो देता था किसको? वो देता था क्या कहते हैं अंग्रेजों को, टैक्स चुकाता था, ठीक है साहब। और टैक्स जब चुकाता था तब जाकर के उसके पास कर्ज हो जाता था, तो वो अपना ज़मीन देता था किसको? जैसे कर्ज उठाता था उसको। तो जब बहुत ज़्यादा दिन तक हो जाता था तो दोनों के बीच में क्या अधिकार है ये कभी स्पष्ट हो ही नहीं पाता था, समझ रहे? क्योंकि वो जो था ना वो अपने अधिकार जमाना शुरू कर देता था। इसी वजह से इसको डिवाइड करने के लिए। बोलिए। नहीं, वो अलग चीज़ है। चलिए अगला देखिएगा साहब कि
पंजाब टेनेंसी एक्ट कब लाया गया था? 1887 में। और अवध काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था? 1868 में। और बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में। और बंगाल काश्तकारी जो अधिनियम था, इसका जो उद्देश्य था अस्थायी बंदोबस्त से उत्पन्न समस्याएं जो था उसका निदान करना। ठीक है साहब, चलिए ये हो गया आपका समाप्त। अब हम लोग फिर अगला जो करेंगे वो 63वीं का जो होगा प्रीवियस ईयर, और 63वीं का जो आपको वीडियो मिलेगा वो मिलेगा आपको बृहस्पतिवार को। ठीक है साहब, तो इस तरह से एक एक दिन गैप करके, एक आपको सोमवार को मिलेगा, एक आपको बुधवार को मिलेगा और एक आपको शनिवार को मिलेगा। मतलब सप्ताह में 3 दिन आपको मिलेगा। मतलब सोमवार को मिल जाए तो मंगल को आप देख डालिए और वहाँ से जो भी सवाल होगा उसको आप लोग आत्मसात कर लीजिए। फिर आपको बुध को मिलेगा, फिर बृहस्पतिवार को आप याद करिए, फिर शुक्रवार भी गैप आपको है, शनिवार को फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग पूरे साल का तैयार करके रख लीजिए। आप देखिएगा कि बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से आगे के एग्जाम में 68वीं में पूछा जाएगा। चलिए आज भर इतना ही। चलिए।